नीमच शहर के विकास में सबसे ज्वलंत समस्या बंगला बगीचा एरिया के समाधान को लेकर है। शहर की एक बड़ी आबादी इस समस्या का दंश झेल रही है। नगरपालिका चुनाव से पूर्व भाजपा के नेताओं और पार्षद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ने वादा किया था कि नगरपालिका की पहली बैठक में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, किंतु परिषद की दो बैठक होने के बावजूद इस संबंध में ना तो कोई चर्चा की गई, ना ही इसके समाधान के लिए प्रस्ताव लाया गया। 2017 में बंगला बगीचा को लेकर जो कानून बना था उसमें अनेक विसंगतियां रही। व्यवस्थापन नियम, हिब्बानामा, सालाना प्रीमियम, लीज रेंट, विलंब विकास और निर्माण शुल्क, रजिस्ट्री आदि कई ऐसी बातें हैं जिसे लेकर जनता त्रस्त है, दुविधा में है और अपने ही घर में किराएदार बनकर रह रही है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार में इस समस्या के समाधान न होने से परेशान तो है, किंतु आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये मुद्दा फिर जोर पकड़ रखा है। वॉइस ऑफ एमपी ने इस मुद्दे पर पार्षद और एडवोकेट राजेश लालवानी से बात की। उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे पर बेबाकी से तमाम नियम, कायदे, कानून को लेकर बात रखी। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच शहर के विकास में जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है वो है बंगला बगीचा एरिया, जिसे लेकर के चुनाव से पूर्व जनप्रतिनिधि जिन्होंने चुनाव लड़े उन्होंने वादा किया था कि नगरपालिका की पहली परिषद में इसका प्रस्ताव लाकर इस समस्या के समाधान की समुचित कोशिश की जाएगी। लेकिन 2 बैठकें हो चुकी, अभी तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। इसमें अनेक तरह की जो पूर्व में प्रस्ताव है या कानून बना हुआ है उसमें अनेक तरह की विसंगतियाँ हैं। मेरे साथ मौजूद है जनप्रतिनिधि नीमच के पार्षद एडवोकेट राजेश लालवानी जी। आइए बात करते हैं उनसे कि किस प्रकार से इस समस्या का निदान होना चाहिए और उन लोग क्या कर रहे हैं। राजेश जी, नीमच की 40% आबादी जो है 11 वार्डों में लगभग 30,000 से अधिक मतदाता निवास करते हैं बंगला बगीचा एरिया में, जिसके समाधान के लिए वादा किया गया था कि नगर परिषद की बैठक में इसको पहली बैठक में इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि नीमच शहर की जो प्रमुख समस्या है वो बंगला बगीचा और खेत है। इसमें नीमच में जो बंगले जो हैं 60 बंगले हैं, 87 बगीचे हैं और 52 खेत हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसका हर व्यक्ति से, हर जनमानस से संबंध है। और बंगला बगीचा में जो लोगों के मकान थे, जो अंग्रेज़ लोग जो है गए थे यहाँ पे, वो उस बंगले को लोगों को दे के चले गए थे, बेच के चले गए थे। और 1979 में बंगला बगीचा को विवादग्रस्त घोषित कर दिया। और उसके बाद से यहाँ के जो बंगलावासी लोग हैं वो यहाँ पे कब्जेदारी के हैसियत से निवास कर रहे हैं। बंगलावासी जो हैं कब्जेदारी की हैसियत से हो रहे हैं। और काफ़ी 40 साल से लगातार ये मांग चल रही थी कि बंगला बगीचा के संबंध में जनहित में, लोकहित में कानून बनाया जाए। 26 मई 2017 को सरकार द्वारा बंगला बगीचा का कानून बनाया गया और उस कानून में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ रही हैं। इन विसंगतियों में जो बात कहेंगे प्रमुख रूप से जो है हिब्बानामा है, वसीयत है या विक्रय अनुबंध है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह का इसमें संशोधन होना चाहिए? देखो, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है उसके तहत क्या होता है, एक जो वसीयत होती है, जब किसी बंगलेवासी ने अपने बंगले में ज़मीन खरीदी थी और उसने अपने परिवार के अंदर वसीयत करी थी बच्चों के पक्ष में, और वो वसीयत जो होता है वो एक मेजर एक्ट है और उस वसीयत को नोटराइज जो है वो सरकार द्वारा मान्य है। तो बंगला बगीचा में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि उन्होंने जो वसीयत जो है नोटरी वाली है उसको अमान्य कर दिया। काफ़ी लोगों ने विक्रय अनुबंध से संपत्ति परचेज कर रखी थी जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, उस विक्रय अनुबंध को शामिल नहीं किया। अपन आप देखें कि मुस्लिम समाज और बोहरा समाज में है कि हिब्बानामा की व्यवस्था है। हिब्बानामा के माध्यम से वो एक संपत्ति दूसरों को अंतरित करते हैं। तो उसमें क्या हिब्बानामा को भी उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया। तो जो समस्या हल हुई थी उसमें कम से कम ऐसे 5 से 10 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनके पास वसीयत है, जिनके पास एग्रीमेंट है, जिनके पास हिब्बानामा है, दान पत्र है, और उसको उस कानून में शामिल नहीं किया। तो वो आज उन लोगों को बड़ी समस्या आ रही है और वो अपना जो है व्यवस्थापन नहीं करवा पा रहे हैं। जो इसके जो सालाना प्रीमियम आ रही है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? बंगला बगीचा वासी जो थे वो मालिक थे और उस कानून से उनको लीजधारी बना दिया है। अब आप देखेंगे जब उसमें जो लीज है उसमें 1%, 5%, 8%
बाजार वैल्यूएशन की उन्होंने गाइडलाइन के मान से करी है। तो अगर आप अपने बंगला नंबर 10 को पकड़ते हैं, बंगला नंबर 10 के अंदर सरकारी गाइडलाइन 3000 है और किसी का एक 4500 के आसपास वर्ग फीट का कोई भूखंड है, तो उसकी गाइडलाइन जो हो रही है 1 करोड़ बन रही है। तो उसको ना 8% उसको लीज रेंट देना पड़ रहा है, प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो जो प्रीमियम बन रहा है वो 10 लाख के आसपास बन रहा है और उस 10 लाख के ऊपर 8% लीज रेंट है। तो उसको हर साल 80,000 रुपये, 80-85,000 रुपये भू भाटक के रूप में नगरपालिका को अदा करना पड़ रहा है। अब मेरा ये कहना है कि सरकार का एक आदेश है कि जो प्रीमियम का 0.5% लीज रेंट होगा। अब नगरपालिका ने बिल बनाया और 8% उसका लीज रेंट कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में आदमी जो कमाएगा, खाएगा, क्या वो सारी जो संपत्ति अर्जित करेगा अपने बच्चों की शिक्षा में, भरण पोषण में अदा करेगा कि नगरपालिका के अंदर प्रीमियम और भूभाटक, विकास शुल्क, निर्माण शुल्क में अदा करेगा। तो मेरा कहना है जो सरकार ने जो इसमें जो लीज रेंट का जो राशि है 8%, 5% और जो प्रीमियम है ये बहुत अधिक है और इसको कम होना चाहिए। जो विलंब विकास और जो निर्माण शुल्क है उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? एक सामान्य प्रिंसिपल है कि मूलधन से कभी भी ब्याज अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपका जो कानून बना 2017 में इन्होंने कानून बनाया और 30 दिन के अंदर उन्होंने बंगला बगीचा व्यवस्थापन के लिए उन्होंने एक लिमिट तय करी थी। नगरपालिका द्वारा, प्रशासन द्वारा इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया और इस कानून में कभी काफ़ी विसंगति थी। तो आज जो है वो 5 साल ऊपर हो चुके हैं। तो देखने में ये आ रहा है कि जो विलंब शुल्क है, मान लो कि किसी का प्रीमियम 50,000 बन रहा है तो उसका विलंब शुल्क बन रहा है 45,000 रुपये, यानी 95,000 रुपये बन रहा है, उसका टोटल राशि बन रही है। और निर्माण शुल्क जब पूर्व में किसी व्यक्ति द्वारा मकान बना दिए गए थे उसका आज के रेट पे वो निर्माण शुल्क ले रहे हैं। और आप देखें नीमच के अंदर समस्त बंगलों के अंदर विकास हो चुका है, नालियाँ बन चुकी है, सड़कें बन चुकी, सीसी हो चुकी है, तो उसका विकास शुल्क भी ले रहे हैं। तो मैं जब बंगलों में विकास हो चुका है तो उसका शुल्क नहीं लेना चाहिए। विलंब शुल्क है वो मूलधन से अधिक जा रहा है। तो ये जो कानून में विसंगति है, मेरा कहना है कि सरकार को निर्माण शुल्क, विलंब शुल्क और विकास शुल्क को संशोधन द्वारा ख़त्म करना चाहिए जिससे जनता को राहत मिले। इसमें एक और मैटर आ रहा है रजिस्ट्री का। रजिस्ट्री आप चाहते कब तक ओपन रहना चाहिए? ये कानून जो है बंगला बगीचा का ये 2017 में बना था और 2010 के अंदर सरकार द्वारा रजिस्ट्री पे प्रतिबंध लगा दिया था। 7 साल बाद कानून बना था और जो घर मकान का जो होता है, जो सुख होता है, आदमी को, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा खुद का मकान हो, खुद का घर हो। जब 7 साल तक उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था तो लोगों ने क्या है कि एग्रीमेंट के आधार पे, अन्य डॉक्यूमेंट के, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पे उस संपत्ति को उन्होंने परचेज किया। और बंगला बगीचा कानून में एक ये व्यवस्था थी, अगर 30 दिन में कोई आवेदक आवेदन नहीं देता है तो उस बंगले की ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया जाएगा। आप इन 5 साल में मुझे एक उदाहरण दे दो कि किसी एक बंगले को उन्होंने अधिग्रहण किया। जब उन्होंने किसी बंगले को अधिग्रहण नहीं किया और जिन लोगों ने बंगले में टुकड़े नहीं बना के नहीं बेचे, तो क्या उनका गुनाह है क्या ये? तो मेरा ये कहना है कि 2025 तक रजिस्ट्री पे जो लोग कराएं और 2025 तक उस रजिस्ट्री के आधार पर व्यवस्थापन का आवेदन मान्य किया जाए, जिससे क्या है कि जो छोटे लोग हैं और सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और छोटे लोगों को उनको लाभ मिलेगा। और मकान बनाने का जो अधिकार है एक कानूनी, एक संवैधानिक अधिकार है। ये संविधान ने हर आदमी को प्रदान किया है। आदमी सम्मान से कब रहेगा? जब उसका खुद का निजी मकान होगा। वो सुखमय जीवन कब व्यतीत करेगा? जब उसका निजी मकान होगा। क्या कोई व्यक्ति किराए के मकान में रह के या झुग्गी झोपड़ी बना के सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है? क्या उसको सम्मान नहीं मिलेगा? तो मेरा ये कहना है इसके अंदर वर्ष 2025 तक के रजिस्ट्री पर ओपन कर देना चाहिए और जो भी व्यक्ति है उसकी रजिस्ट्री कराएं, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, रिकॉर्डों का अपडेशन होगा और जनता को आनंद मिलेगा इसमें। 2017 में जो बंगला बगीचा को लेकर कानून बना, उससे आप क्या मानते हैं, कितनी जनता उसका लाभ ले पाई और कितना ज़्यादा जनता उससे सफ़र कर रही है अभी? ये बात सत्य है कि जो 2017 में कानून बना था उससे ज़्यादा अधिक जनता को अधिक लाभ नहीं मिला है, क्योंकि जो कानून बना उस कानून में काफ़ी प्रकार की विसंगतियाँ रह गई हैं। उस विसंगति की वजह से है कि ना जो 40% की जो आबादी है उसमें से मात्र 5 या 6% लोगों को लाभ मिला है, जो 1000 से नीचे स्क्वायर फीट वाले प्लाट थे। तो इसलिए क्या इसका में काफ़ी प्रकार की विसंगतियाँ रह गई हैं। उस विसंगति की वजह से है कि ना जो 40% की जो आबादी है उसमें से मात्र 5 या 6% लोगों को लाभ मिला है, जो 1000 से नीचे स्क्वायर फीट वाले प्लाट थे। तो इसलिए क्या इसको अधिक लाभ मिले, इस अब ड्राफ्ट के अंदर
कानून के अंदर संशोधन किया जाना नितांत आवश्यक है। जनप्रतिनिधि इस बात का दावा कर रहे हैं, विधायक जी या अन्य लोग, कि 95% समाधान हो चुका है। क्या ये बातें न्याय संगत या उचित लगती है जनहित में? नहीं, ये अगर उन्होंने कही तो उनके दृष्टिकोण से कही होगी। जो मेरा मत है कि मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है, वार्ड नंबर 31 में भी कम से कम 15 बंगले हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। और मैंने पढ़ा है कि विधायक जी ने उनको, मुख्यमंत्री जी को और प्रमुख सचिव नगरीय विभाग को उन्होंने पत्र दिया है। लेकिन मेरा कहना है, अगर पत्र देने के बाद भी मुख्यमंत्री जी या नगरीय विभाग वाले नहीं मानते हैं तो जीवन में अनेक दरवाजे हैं। जब एक दरवाज़ा सामान्य दस्तक से नहीं खुल रहा है तो उस दरवाजे को लात मार कर, ठोकर मार कर तोड़ा जावे। मेरा कहना, जनप्रतिनिधि जो होता है उसका संबंध जनता से होता है। जनता जो होती है नींव होती है। जब आपकी नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो आप कैसे चुनाव लड़ पाओगे? जनता के हितों में काम किया जाए। अगर वो सरकार स्तर पर प्रयास नहीं हो रहे हैं तो माननीय विधायक जी के मैं कहूँगा कि वो जनता के लिए, नीमच क्षेत्रवासियों के लिए आंदोलन करें। वो वल्लभ भवन पे अनशन पे बैठें, तभी नेताओं का ध्यान जाएगा। कि ये दुनिया जो है गूंगों बहरों की दुनिया है। जब तक बम धमाके नहीं होंगे तब तक दुनिया, सरकारें और दुनिया सुनती नहीं है। इसलिए इस बंगला बगी के समाधान के लिए अब आंदोलन की और बम धमाकों की ज़रूरत है। 2023 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, नई नगर पालिका निर्वाचित हो चुकी। अब आपने जो कहा बम धमाके या आंदोलन करने की बात है, जो आपका मकसद है कहने का कि कोई जन आंदोलन होना चाहिए, यदि ये नहीं होता है तो जनता का क्या रुख रहना चाहिए? आप लोगों का क्या रुख रहना चाहिए? जनप्रतिनिधि का अर्थ होता है जनता का प्रतिनिधि, और जनता की समस्याओं को सुनना ही उसका परम धर्म होता है। अगर ये 2023 में अगर जनता की समस्या हल नहीं होती है तो अब जनता निश्चित रूप से नाराज़ रहेगी, और जब नाराज़ रहेगी तो वो अपने को सहयोग नहीं करेगी। तो आपने सुना, जो सक्रिय पार्षद हैं राजेश ललवानी जी, उनका ये कहना है कि 2023 के चुनाव भी आ रहे हैं और जनता लंबे समय से जो बंगला बगीचा एरिया की समस्या है उसके समाधान न होने के कारण उसका खामियाजा भुगतती आ रही है। अपने मकान में ही किराएदार बनकर रह रही, चूँकि कानून में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। इन विसंगतियों को दूर करने का सबसे उचित समय जो है इस समय है। यदि इस समय भी इसका समाधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जनता को जन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। और राजनेता जो हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए, जनता के मन को टटोलना चाहिए और बंगला बगीचा एरिया की समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।